दिल्ली। अब इस केस में कुछ बच्चियों की ये फैक्चुअल जजमेंट था क्योंकि आपका पोजीशन था। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती हैं? तो अपन क्या बोल? आज के इस डेमो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में, माल विक्रय अधिनियम 1930। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड में हम डिस्कस करेंगे कि माल विक्रय अधिनियम 1930 जो बना उससे पहले माल के विक्रय से संबंधित विधि का किसी अन्य एक्ट में कहीं कोई प्रोविजन था, और इसमें जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट माल विक्रय अधिनियम 1930 बना, इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल चैप्टर में कितनी धाराएं हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से कई बार सवाल, जब आप बिहार का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे प्रीलिम्स में भी सवाल सेल ऑफ गुड्स एक्ट से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कब से लागू है, और ये सवाल पूछा हुआ है कि 1 जुलाई 1930 से माल विक्रय अधिनियम को लागू किया गया है। तो खैर, इस संदर्भ में अगर हम देखें सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो एक तो इसका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट टू सेल और सेल के बारे में, विक्रय और विक्रय करार के बारे में, और विक्रय की संविदा होती क्या है, विक्रय क्या होता है, विक्रय करार क्या होता है, और विक्रय करार के बीच का अंतर क्या होता है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच, और ये सवाल कई बार डिफरेंसेस पूछा भी गया है मेंस में भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले माल विक्रय अधिनियम 1930 की, तो माल विक्रय अधिनियम 1930 से पूर्व यह माल विक्रय से संबंधित विधि क्या कहीं पे किसी अन्य जगह पर क्या कुछ था, तो आप पाओगे जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब आप ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, जिस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म किया गया था, जिस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इनैक्ट किया गया था, तो जब आप भारतीय संविदा अधिनियम 1872 पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पाएंगे कि सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक तो प्रोविजन दिया गया, धारा 75 तक, लेकिन बीच में आपको धारा 76 से लेकर के 123 तक का प्रोविजन आपको मिसिंग दिखेगा, मतलब रिपील्ड दिखेगा। मिसिंग कहने का मतलब है इसको रिपील्ड कर दिया गया, राइट। उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में धारा 124 से लेकर के 238 तक का प्रोविजन दिया गया है। तो जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखेंगे तो वहां पर ओरिजिनल, मैं बात कर रहा हूं ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो जिस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, तो उस समय आप देखेंगे कि धारा 76 से 123 तक में माल विक्रय से संबंधित विषयों के बारे में प्रोविजन किया गया था। तो जो अभी वर्तमान में आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट देखते हैं, एक्चुअल में इससे पूर्व यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का ही एक पार्ट हुआ करती थी, उसी का एक भाग हुआ करती थी, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 76 से 123 में प्रोविजन दिया गया था। और जब आप धारा 76 से 123 को देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर आप पाएंगे कि माल विक्रय से संबंधित विषयों के बारे में वो चीजें लिखा गया है, माल विक्रय से संबंधित विषयों का उपबंध। लेकिन चूंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट माल विक्रय अधिनियम 1930 बना, तो इस वजह से जो पुराना प्रोविजन, मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में धारा 76 से 123 था, इसको रिपील्ड कर दिया गया, मतलब इसको यहां से हटा दी गई। अब हम बात करते हैं, जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 माल विक्रय अधिनियम 1930 बना, तो इसमें टोटल चैप्टर आपको 7 मिलेगा, टोटल चैप्टर 7 मिलेगा, टोटल धाराएं आपको 66 मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले अगर आप चैप्टर 1 को देखें तो अध्याय 1 आपका प्रिलिमिनरी है, जो धारा 1 से लेकर के धारा 3 तक में प्रोविजन दिया गया है। धारा 1 जब आप पढ़ोगे तो सामान्य तौर पर इसका परिचय देती है कि इस अधिनियम का नाम क्या है। तो इस अधिनियम का नाम माल विक्रय अधिनियम 1930 है। कब से लागू है? तो 1 जुलाई 1930 से इसे लागू किया गया है। माल विक्रय अधिनियम का विस्तार कहाँ है? तो आप पढ़ेंगे इसके एक्सटेंशन को लेकर के कि इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। धारा 2 में कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन किया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे क्रेता
विक्रेता की परिभाषा, माल की परिभाषा, राइट। ये सारी चीजें, क्वालिटी ऑफ गुड्स, माल के गुण के बारे में आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिक गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें परिभाषा धारा 2 में दी गई है। तो इसीलिए धारा 1 से धारा 3 को अध्याय 1 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि प्रारंभिक के तौर पर हम लोग जानते हैं। चैप्टर 2 को अगर देखें तो यह संविदाओं के निर्माण से है। संविदाओं के निर्माण का मतलब है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में सबसे पहले जब आप सेक्शन 4 को पढ़ेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की परिभाषा दी गई। यहां पर विक्रय शब्द को परिभाषित किया गया, यहां पर विक्रय करार शब्द को परिभाषित किया गया। तो जब आप पाएंगे तो यहां सेक्शन 4 के अंतर्गत विक्रय की संविदा, विक्रय की परिभाषा, विक्रय करार की परिभाषा, ये सारी चीजें आपको धारा 4 के अंतर्गत मिलेगा। तो धारा 4 से लेकर के धारा 17 तक संविदाओं के निर्माण के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। जहां तक कि सवाल अध्याय 3 का है तो इसमें आप संविदाओं के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं, और संविदाओं के प्रभाव में धारा 18 से लेकर के धारा 30 तक में प्रोविजन किया गया है, जिसमें कि माल को अभिनिश्चित करना होगा। इसमें जो धारा 27 काफी महत्वपूर्ण है, जो आपसे सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट क्या होता है। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का कोई अपवाद है? जो सामान्य नियम आप पढ़ते हैं ना धारा 27 में, कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अच्छा हक किसी दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अच्छा हक किसी दूसरे को अंतरित कर सकता है। तो यहां पर आप उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, संविदाओं के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। संविदा के पालन का जहां तक सवाल है तो यह धारा 31 से लेकर के धारा 44 तक में प्रोविजन किया गया है। फिर अध्याय 5 से भी सवाल आप देखेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है अनपेड सेलर के राइट्स। अनपेड सेलर बोलते हैं, असंदत्त विक्रेता बोलते हैं, ऐसा विक्रेता जनरली कोई भी व्यक्ति अगर अपने वस्तु को, अपने माल को बेचता है तो उस स्थिति में क्या करना होता है, उससे माल की कीमत क्रेता के द्वारा विक्रेता को दी जाती है। लेकिन मान लो कि क्रेता ने माल की कीमत का भुगतान पूर्ण रूप से न किया हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विक्रेता को कहा जाता है असंदत्त विक्रेता, अनपेड सेलर। तो उसके क्या राइट्स होंगे, ये आप धारा 45 से लेकर के धारा 54 तक में आप पढ़ते हैं। जहां तक कि सवाल है संविदा भंग के मामलों में वाद, मतलब क्या कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में अगर सूट फाइल किया जाएगा तो कैसे सूट फाइल किया जाएगा, ये आप पढ़ते हैं धारा 55 से लेकर के धारा 61 तक। और लास्ट में जो चैप्टर है अध्याय 7 वो मिसलेनियस के बारे में है, विविध चीजों के बारे में, जिसमें आप ऑक्शन, सेल वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं। तो खैर ये तो रहा एक चार्ट सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड। अब इस संदर्भ में जब आप धारा 1 को पढ़ेंगे, सेक्शन 1 को पढ़ेंगे, तो धारा 1 3 खंडों में बटा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अगर धारा 1 देखेंगे तो हर एक्ट की जो पहली धारा होती है वह उसका इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है। तो यहां भी जब आप देखेंगे धारा 1 खंड 1 को, तो यह कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब क्या, इसको क्या कहा जाता है, तो आप पढ़ते हैं कि इसे माल विक्रय अधिनियम 1930 कहा जाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ा, माल विक्रय अधिनियम 1930। जब धारा 1 खंड 2 को आप देखेंगे तो कहता है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब क्या, इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो इसका विस्तार कहां है, संपूर्ण भारत पे है, पूरे भारत में इसको लागू किया गया है। जहां तक कि इन्फोर्समेंट डेट का सवाल है तो इसको लेकर के धारा 1 खंड 3 कहता है कि कब से लागू है, तो आप पढ़ेंगे 1 जुलाई 1930 से लागू है। और ये सवाल परीक्षा में आ चुका है प्रीलिम्स में। बिहार जुडिशियरी का जब आप पेपर देखेंगे तो यहां से यह सवाल प्रीलिम्स में एक बार नहीं बल्कि कई बार आया हुआ है कि यह कब से लागू है, तो ये आपको ध्यान देना है।
1 जुलाई 1930 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, धारा 1 के माध्यम से हमने इसका परिचय देखा कि इसका नाम क्या है, तो माल विक्रय अधिनियम। कब से लागू है, तो 1 जुलाई 1930 से लागू है। और इसका विस्तार कहाँ है, तो आप पढ़ते हैं पूरे भारत में है। अब एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं जो कई बार आपसे पूछा जाता है, विक्रय की संविदा। विक्रय की संविदा होती क्या है? कई बार आपसे सवाल पूछता है कि विक्रय की संविदा से आप क्या समझते हैं। कई बार आपसे पूछता है विक्रय और विक्रय करार के बीच अंतर आप बताइए। इस संदर्भ में चूंकि माल विक्रय अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली विक्रय की संविदा को डिफाइन करना लाजमी है। विक्रय को डिफाइन करना और विक्रय करार को डिफाइन करना, ये सारी चीजें आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 4 में आपको सारी चीजें मिलेगी। सबसे पहले यहां पर अगर हम विक्रय की संविदा की बात करें, विक्रय की संविदा, अब विक्रय की संविदा को अगर देखा जाए तो यह 2 रूपों में हो सकती है। एक आपका हो सकता है विक्रय के तौर पर और दूसरा हो सकता है विक्रय करार के तौर पर। विक्रय करार के तौर पर जब आप विक्रय की संविदा को पढ़ेंगे तो विक्रय की संविदा को जो डिफाइन किया गया है वह सेक्शन 4 क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया है। धारा 4 खंड 1 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर विक्रय की संविदा को डिफाइन किया है। जहां तक कि विक्रय और विक्रय करार का सवाल है तो विक्रय की परिभाषा सेक्शन 4 क्लॉज 3 में दी गई। दूसरी तरफ विक्रय करार का जहां तक सवाल है तो इसे भी सेक्शन 4 क्लॉज 3 में इसे डिफाइन किया गया है। जब आप विक्रय की संविदा देखते हैं जो धारा 4 खंड 1 में है, उसमें आप पाते हैं कि कहता है कि विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता क्या करता है, ट्रांसफर करता है, अंतरित करता है। माल में की संपत्ति अंतरित की जाती है, किसको? क्रेता को की जाती है। या फिर कहता है कि एग्रीज टू ट्रांसफर, मतलब क्या कि विक्रेता क्रेता के साथ सहमत होता है कि वह माल में की संपत्ति को विक्रय करे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसे ही हम विक्रय की संविदा कहते हैं। तो विक्रय की संविदा की परिभाषा में आपने क्या कहा, देखा कि जहां पर विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित करता है। तो विक्रय की संविदा में 2 चीजें निकल करके आया कि जहां की विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित करता है, क्रेता को अंतरित करता है, ये डिफाइन किया है। या फिर कहता है विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित करने का करार करता है, क्रेता को अंतरित करने का करार करता है। ये दोनों ही एस्पेक्ट अगर आप देखें तो विक्रय की संविदा में दोनों ही पहलू को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया। और डिफाइन करते हुए आप देखते हैं कि क्या शब्द यूज किया, तो जहां पर विक्रय की संविदा में कहता है कि विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित करता है या फिर माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित करने का करार करता है, तो दोनों ही एस्पेक्ट विक्रय की संविदा का होता है। और इसी वजह से जब आप पढ़ेंगे कि विक्रय की संविदा एब्सोल्यूट होती है या कंडीशनल होती है, मतलब क्या, पूर्ण भी हो सकती है या फिर सशर्त भी हो सकती है, जिसमें कि शर्त को इंपोज किया जा सकता है, जिसमें कि बिना कोई शर्त लगाए भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जब आप विक्रय की परिभाषा देखेंगे सेक्शन 4 क्लॉज 3 को, तो इसी चीज को यहां पर डिफाइन किया गया। राइट, सेक्शन 4 क्लॉज 3 जब आप पढ़ेंगे तो कहता है कि जैसे ही विक्रेता से क्रेता को कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है, मान लो कि जैसे ही विक्रेता से क्रेता को कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है, कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है,
कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है, जैसे ही कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, विक्रय बोलेंगे। जहां तक कि विक्रय करार का सवाल है तो विक्रय करार में क्या कहता है कि जहां पर भविष्य में अगर कोई संपत्ति का अंतरण किया जाए, मतलब क्या, सेक्शन 4 क्लॉज 3 को जब आप देखोगे, जब आप इसके इसेंशियल को पढ़ोगे तो क्या कहता है कि जो भविष्य में, जब विक्रेता के द्वारा भविष्य में क्रेता को, भविष्य में विक्रेता के द्वारा क्रेता को, भविष्य में विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति अंतरित की जाती है, माल में की संपत्ति अंतरित की जाती है। तो अगर भविष्य में विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति अंतरित की गई तो ऐसी स्थिति में इसको कहा जाता है विक्रय करार। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, विक्रय की संविदा के जो दो एस्पेक्ट अगर देखें, जो कि किसी भी माल के विक्रय का जो एक आधार पॉइंट है, वो बेसिक पॉइंट यही है कि विक्रय की संविदा होता क्या है। विक्रय की संविदा में आपने देखा कि विक्रय की संविदा में विक्रय भी है, विक्रय करार भी है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो क्या कहता है कि विक्रेता से क्रेता को कोई संपत्ति अंतरित कर दी जाती है। आप देखेंगे जब भी कोई सामान जाते हो आप खरीदने, तो मान लो कि आपको बुक खरीदना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की एक बुक खरीदनी है, आप गए और सेल ऑफ गुड्स एक्ट की एक बुक को खरीदा। तो जैसे ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट की एक बुक को खरीदा और आपने पैसे पे किए, वैसे ही वह विक्रय मान लिया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर जो ऑनरशिप है वो इमीडिएट पास कर जाती है। कब्जा जरूरी नहीं है कि उसी समय दिया गया हो, कब्जा बाद में भी जा सकती है, लेकिन विक्रय में सामान्य तौर पर जो ऑनरशिप होता है वो इमीडिएट पास कर जाती है क्रेता के पास। दूसरी बात, जहां तक कि विक्रय करार का सवाल है तो भविष्य में विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरित होना, तो भविष्य में मतलब क्या, वर्तमान में अभी एट ए टाइम माल में की संपत्ति क्रेता को नहीं जाएगी, बल्कि भविष्य के किसी डेट को, फ्यूचर के किसी डेट को जाएगी। तो इस वजह से जहां पर भविष्य के किसी तिथि को अगर कोई गुड्स का अंतरण होना है, तो वैसे सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स को आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। अब ऐसे सिचुएशन में जैसे मान लीजिए कि इसको आप ऐसे समझें विक्रय करार को, कि अगर कोई व्यक्ति, कभी आप बुक जाते हो खरीदने किसी बुक सेलर के पास, तो जब आप बुक जाते हो खरीदने और वहां पे बुक सेलर के पास जब आप बुक गए खरीदने, मान लीजिए कि उसके पास वह बुक अवेलेबल नहीं है, तो कई बार वह कहता है कि मैं बुक मंगवा दूंगा, राइट। तो उसने क्या कहा कि मैं आपको बुक मंगवा दूंगा, मतलब भविष्य के किसी तिथि को बुक मंगवा दूंगा। तो इसका मतलब है कि यहां जो संविदा बनी यह विक्रय करार की बनी, क्योंकि यह उस टाइम संविदा का निष्पादन नहीं हुआ, क्योंकि संविदा का निष्पादन कब होना है, तो भविष्य के किसी तिथि को होना है। तो इसीलिए आप यहां क्या देखते हैं कि विक्रय करार में भविष्य में विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति अंतरित की जाती है। तो ये डिफरेंसेस कई बार आपसे पूछा जाता है विक्रय और विक्रय करार में। अगर डिफरेंसेस को देखा जाए तो विक्रय एक तरीके से निष्पादित संविदा का उदाहरण है। निष्पादित संविदा बोलते हैं जहां पर दोनों ही पक्षकार अपने अपने वचन का पालन कर दे। लेकिन विक्रय करार का जहां तक सवाल है तो वह निष्पादनीय संविदा है, मतलब क्या, जिसमें संविदात्मक वचन का पालन भविष्य के किसी तिथि को करना है। दूसरी चीज कि विक्रय को अगर देखा जाए तो उसका जो नेचर है वह राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम बोलते हैं सार्वभौमिक अधिकार, मतलब एक ऐसा अधिकार जो कि पूरी दुनिया के विरुद्ध है। मान लो कि अगर आपने जिस सामान को खरीदा, परचेज किया, और उस सामान को खरीदने के बाद उस सामान का आप एब्सोल्यूट ऑनर हो जाते हो, उस पर आपका एब्सोल्यूट टाइटल हो जाता है, आप जैसे चाहो वैसे यूज करो, राइट। लेकिन विक्रय करार में अगर प्रकृति देखा जाए तो यह संविदात्मक प्रकृति की होती है, जो कि राइट इन पर्सोनम होता है।
संविदात्मक वचन का तो पालन हुआ नहीं है, भविष्य के किसी तिथि को पालन होना है। तो मान लो कि ए और बी के बीच अगर विक्रय की संविदा बनी जिसमें कि संविदात्मक वचन का पालन भविष्य में करना है, तो ऐसी संविदा को हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। मतलब क्या कि एक तरीके से व्यक्तिबंधी अधिकारों को यहां पर सृजित की गई। इस तरीके से देखा जाए तो विक्रय और विक्रय करार के बीच आपको बहुत सारा बेसिक डिफरेंसेस भी देखने को मिल सकता है। और चूंकि यह डेमो लेक्चर है और तो इस वजह से हम शॉर्ट में यहाँ पे ब्रीफ कर रहे थे। और अगर देखा जाए दोनों के बीच का डिफरेंसेस और विक्रय करार के बीच, तो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है। जैसे विक्रय में माल में की संपत्ति का स्वामित्व तुरंत जाता है, विक्रय करार में भविष्य के किसी तिथि को जाता है। राइट, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और इस तरह के और भी अगर किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, बता सकते हो। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।